देखिए, अगर जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, जब से ये सरकार बनी, जब हम अलायंस में आए, तभी से हमारी ख्वाहिश थी और हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस शामिल हो, लेकिन कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही थी। और अब कांग्रेस फैसला कर रही है और हमें और आपको मुझे लगता है सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि अलायंस पार्टनर हैं और जो कांग्रेस भी बीच में आ जाए तो ज्यादा मजबूती से सरकार चलेगी और लोगों के काम आएंगे। और क्योंकि वो हमारे अलायंस में है, उनका राइट बनता है कि वो हमारे अलायंस में आए, तो इसलिए थोड़ा सा देर हुई है, लेकिन अब वो आएंगे अलायंस में, जो हम उम्मीद कर रहे हैं। और इस पे आखिरी फैसला जो है वो कांग्रेस ने लेना है। जैसे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी एक बाइट में कहा और आप लोगों ने खुद उसको चलाया भी है, तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ बहुत जल्दी अलायंस में शामिल होगी। सरकार के अंदर अलायंस में तो शामिल है, लेकिन सरकार में शामिल होगी। हम बीजेपी के लोग नहीं हैं, हम बीजेपी वाले नहीं हैं कि खरीद फरोख्त करते हैं। ये दिलों के रिश्ते होते हैं, हम दिलों को जोड़ने वाले लोग हैं और दिलों से जो फैसले होते हैं वो लंबे चलते हैं और लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं। इसलिए ये नहीं होता कि हम कोई लालच दे के लाएंगे, ये काम बीजेपी का है, उन्हीं को नसीब रहे, भगवान उन्हीं को ही रखे इसको खरीद फरोख्त के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ना कभी भी इसमें हमने कभी बिलीव नहीं किया और कभी इसमें यकीन नहीं किया कि हम खरीद फरोख्त करके या कोई लालच करके किसी को साथ लाएंगे। नहीं, कांग्रेस साफ दिल से, साफ नियत से अलायंस में आई है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो सरकार में भी, गवर्नमेंट में भी शामिल होंगे। कितना कठिन है नई अगर आप कैबिनेट बनाने की कोशिश करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि सीटें मंत्रालय कम है और लोग ज्यादा। सर, बीजेपी कह रही है कि अगर इशफल होता है तो सरकार गिर जाएगी। अब मैं किसका जवाब दूं? मंत्रालय वाला। रही बात जहां तक बीजेपी का है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने रोज देखते हैं। उनको कहिए कि जो मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको दिया है, जिस मकसद के लिए जम्मू सूबे ने आपको जिताया था, जम्मू सूबे के लोग आज भी इंतजार में हैं कि जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, वो डिस्क्रिमिनेशन बीजेपी वाले दूर क्यों नहीं करा रहे। आपके सामने हमारी जितनी भी जम्मू की जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर एक भी वाइस चांसलर जम्मू का कोई प्रोफेसर नहीं है। इवन के जो एम्स है, एम्स के अंदर हमारा कोई डॉक्टर वहां डायरेक्टर नहीं बन सका एम्स के अंदर। इसलिए बीजेपी को बोलिए कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कम नजर रखिए। आपने जो डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जम्मू के प्रोफेसर और डॉक्टरों को कोई वाइस चांसलर, कोई डायरेक्टर को बनने का हक नहीं है? क्या ये इतने नालायक हैं हमारे प्रोफेसर? क्या हमारे डॉक्टर इतने नालायक हैं कि वो वाइस चांसलर नहीं बन सकते? क्या वो एम्स के डायरेक्टर या IIM IIT के डायरेक्टर नहीं बन सकते? ये सवाल बीजेपी के सामने खड़ा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनको एक जोरदार आवाज में, जम्मू का प्रेस मीडिया उनको पूछेगा, उनको एक ही बात कहिए कि इधर उधर की बात मत कर, बता कि जम्मू के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं खत्म हो रही। जम्मू में व्यापार खत्म हो रहा है, वो व्यापार को ठीक करने के लिए आपके पास कौन सा कोई ऐसा रोड मैप है? बीजेपी के लोगों को पूछिए कि 28,000 करोड़ का पैकेज आया था जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए, जो जम्मू कश्मीर की पुरानी इंडस्ट्री है, जो शेख साहब के टाइम लगी, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम इंडस्ट्रीज लगी, जो उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम में इंडस्ट्री स्टेट बने। और खासकर जम्मू के अंदर आप चले जाइए, गंग्याल इंडस्ट्री स्टेट के अंदर, बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री स्टेट के अंदर, आप चले जाइए सांबे के इंडस्ट्री स्टेट के अंदर, आप कठुए के इंडस्ट्री स्टेट और बाकी जहां जहां भी हमारे इंडस्ट्री स्टेट हैं, क्या कश्मीर में जरा पूछ लीजिए, क्या जम्मू कश्मीर की जो पुरानी इंडस्ट्री है उसको पैकेज में से कुछ मिला है? भी नहीं बोलेंगे और ना ही बात करेंगे। इसलिए जहां जो मुद्दे हैं, जो जम्मू के लोगों ने जिस मुद्दों के लिए बीजेपी को जिताया था, बीजेपी उस पर क्यों नहीं बात करती? और मुझे लगता है आपको भी इन मुद्दों पे उनको सवाल पूछने चाहिए। कुछ मुद्दे और भी हैं। दिल्ली चले गए, आपके दोस्त दिल्ली चले गए, कहा जा रहा है कि वो जल्दी। देखिए, बिजली के टैरिफ का यहाँ तालिक, आप बार बार बिजली पूछते हैं, आप कहते हैं उस पर उमर साहब ने बिल्कुल क्लियर बात कही, कोई इतने ज्यादा
ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन पिछले 12 साल में बीजेपी और पीडीपी की सरकार में थोड़ा कंपेयर करिए ना भैया, आप भी थोड़ा काम करिए ना। आप खुद कुछ काम करते हैं, हमें सवाल पूछने आ जाते हैं। आप ये थोड़ा काम करिए कि पिछले 12 साल का थोड़ा निकालिए ना कि भाई बीजेपी के दौर में बिजली की दरें कितनी बड़ी थी, बिजली के बिल कितने बड़े थे, और हमने कितनी बार एमनेस्टी दी। आपके लोग कमर्शियल भी और डोमेस्टिक कितनी एमनेस्टी हमने अपने जब से ये सरकार 2 साल में बनी कितनी एमनेस्टी दी, अभी भी एक्सटेंड की। लेकिन पीडीपी और बीजेपी के दौर में कितनी एमनेस्टी बिजली में लोगों को बिल माफ किए गए, हमारे दौर में कितने किए। और उसके बाद जरा थोड़ा बीजेपी को पूछिए चीनी कैसे किलो है, 70 है कि 75 रुपए किलो है, जरा पूछा आपने? आप पूछ रहे हैं कि दालें कितने रुपए किलो हैं, आप पूछ रहे हैं सब्जी का रेट क्या है, प्याज का। सुनिए भैया, सवाल पूछोगे जवाब देने तो हाँ, क्यों लगे, पहले रुक तो जाओ, सब्र रखो। आप भी बीजेपी की तरह जल्दबाजी में रहते हो। अब आप मुझे बताएं कि प्याज का रेट क्या है। जब बीजेपी और पीडीपी से जो सरकार से पहले प्याज क्या था, और आज जब बीजेपी की सरकार, प्योरली बीजेपी की सरकार है देश में, क्या बीजेपी के लोगों को पूछो कि एक प्याज आम गरीब खाता है, एक दाल एक आम गरीब खाता है, एक आम जो बिजली तो बड़े बड़े लोगों का है, लेकिन गरीब आदमी जिसका एक बल्ब जलता है, मुझे बताएं वो उसको बेचारे को क्या पता कि बिल बढ़ा नहीं बढ़ा। उसको यह पता है कि मेरी चीनी जो मैंने चाय पीनी है, कईयों को चस्का होता है, जब तक चाय ना पिए सुबह नींद नहीं खुलती, उनके लिए चीनी का रेट बढ़ता। क्या आपने पूछा उनको? जरा ये सुनील शर्मा साहब को बिजली, प्याज, दालें, सब्जियां, इनका रेट पूछ लीजिए। यूनिवर्सिटियों के अंदर जो लोगों बच्चों की फीस बढ़ गई, थोड़ा इनको ये पूछ लीजिए सुनील शर्मा साहब को। जो लोगों जो आज हॉस्पिटलों में, सुनिए, जो हॉस्पिटलों में फीस बढ़ी थी, ये भी बीजेपी के दौर में बढ़ी थी, जरा उनको पूछ लीजिए। साहब आज दिल्ली चले गए, मेरी बात नहीं